नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वारी एनर्जी के ऊपर। वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर स्टॉक में इतना करेक्शन क्यों हो रहा है, मतलब स्टॉक इतना गिर क्यों रहा है। ठीक है, बहुत लोग परेशान है स्टॉक को लेके। कोई किसी ने 2800 पे लिया है, किसी ने 3500 पे लिया है, किसी ने तो भाई 3700 पे भी लिया है। मतलब इसका हाई था कुछ 3800 का और किसी ने 3700 पे लेके रखा है। ठीक है, तो ये बहुत मुश्किल वाली बात है। बहुत लोग प्रॉब्लम में आ गए हैं, बहुत लोग सोच रहे क्या करें। मैंने अलग अलग यूट्यूब चैनल पे कमेंट भी पढ़े, किसी का 1,20,000 डूब गया है, किसी का 1,30,000 रुपये। ठीक है, बहुत लोग लॉस में यहाँ पे दिखाई दे रहे। वीडियो में वही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वारी एनर्जी क्यों कर रहा है और मेरा व्यू क्या निकलता है इस स्टॉक को लेके। ठीक है, आने वाले अपकमिंग डेज के लिए, मतलब कि लॉस में बेच के निकल जाए या मार्केट रिवर्सल होने का वेट करे फिर स्टॉक को बेचने या खरीदने के लिए सोचे। मेरा क्या व्यू निकल के आता है इस वीडियो में हम बात करने वाले। यहाँ पे वारी एनर्जी का सबसे बड़ा एक मैं रीज़न बता देता हूँ कि इसका जो लॉकिंग पीरियड था 21 जनवरी को वो खुल गया। अब बहुत लोग बोलेंगे लॉकिंग पीरियड क्या है। देखो, ये जस्ट अभी आईपीओ आया था। आईपीओ में हमेशा जो बड़े लोग रहते हैं वो शेयर्स तुरंत नहीं बेचते। तुरंत अगर बेच देंगे तो उसी दिन क्रैश हो जाएगा, अगले दिन ही क्रैश हो जाएगा। तो जो भी बड़े लोगों को शेयर्स पहले ही अलॉट हो जाते हैं, आईपीओ के पहले उनको शेयर्स मिल जाते हैं जो बड़े लोगों को। ठीक है, पर उन पे एक रिस्ट्रिक्शन रहता है कि उनको पहले तो शेयर्स मिल गए। ठीक है, वो ऐसा नहीं कि लॉट लगाए तो मिले, ऐसा नहीं। जो बड़े लोगों से, इन्वेस्टर से जब पैसा उठाता है वारी, कुछ हिस्सा बड़े लोगों से भी उठाता है, तो उनको पहले से ही शेयर अलॉट कर देता है। ठीक है, पर उसमें उनको एक रूल रहता है कि वो बड़े लोग तुरंत नहीं बेचेंगे। आईपीओ आने के बाद तुरंत नहीं बेच सकते, लिसनिंग गेन लेके हमारी तरह नहीं निकल सकते, क्योंकि हमारे पास 1-2 लॉट होते पर उनके पास लाखों शेयर्स होते। किसी के पास 10 लाख, किसी के पास 5 लाख। ठीक है, तो उनका एक लॉकिंग पीरियड रहता है कि भाई तुम 30 दिन 35 दिन के बाद 50% शेयर बेच सकते हो। जैसे कि वारी का मुझको याद आ रहा है कि नवंबर 22 के दिन कुछ 50% शेयर बेच सकते थे। बाकी के जो 50% शेयर है वो 21 जनवरी को लॉकिंग पीरियड ख़त्म होने वाला था। लॉकिंग पीरियड 21 जनवरी को ख़त्म हुआ तो 40 लाख शेयर थे जो लॉकिंग पीरियड से बाहर आ गए, यानी कि 40 लाख शेयर बिक सकते हैं और वही लोगों ने बेचा भी है। ठीक है, और बेचा किसने है? बैंकर्स लोगों ने बेचा है। मैं आपको डिटेल भी दिखाऊंगा। और भी एचएनआई कैटेगरी के लोगों ने क्या पता बेचा हो, और उन्होंने क्यों बेचा, उनका तो लॉकिंग पीरियड नहीं होता, आगे मैं वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे बड़ा एक रीज़न क्या निकल के आता है, जो इसका लॉकिंग पीरियड था 21 जनवरी का, वो खुलने के बाद इसमें भारी बिकवाली देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, अब लॉकिंग पीरियड वाले बेचते क्यों है? क्योंकि उनको तो 1503 रुपये के रेट से स्टॉक मिल गया रहेगा, तो वो क्यों बेच दे रहे 2000 2500 में? उनको तो प्रॉफिट हो रहा है। देखो, जो बड़े लोग रहते हैं ना, जो बैंकर्स, जो फंड हाउस, उनका एक रूल रहता है। वो रूल के हिसाब से चलते हैं कि भाई मेरे को अगर इतना प्रॉफिट होगा तो मैं इस स्टॉक से निकल जाऊंगा, मेरे को इतना लॉस होगा तो मैं निकल जाऊंगा, इतना ही शेयर्स रहने चाहिए। ठीक है, वो रूल्स के हिसाब से चलते। तो अगर उनके रूल्स और क्राइटेरिया पर अगर स्टॉक फिट नहीं होता है या रूल्स को वो ब्रेक करता है तो वो बेच देते। सिंपल, वो रूल के हिसाब से चलते। ठीक है, क्योंकि वो क्लाइंट का पैसा संभाल रहे, खुद का पर्सनल तो संभाल नहीं रहे। तो लॉकिंग पीरियड खुलने के वजह से शेयर बिक रहे। 40 लाख शेयर एलिजिबल हो गए टू ट्रेड 21 जनवरी के बाद जिसकी वजह से। ठीक है, और हाँ, इसमें यहाँ पे लिख के लाया हूँ, टेंशन मतलब एक एक चीज़ मैं आपको आराम से बताऊँगा। और प्लस मार्केट करेक्शन मूड में। ठीक है, तो देखो यही चीज़ होता है, जब स्टॉक गिरने रहता है ना, और जब स्टॉक गिरता है तो उस समय बहुत बैड न्यूज़ निकल के आती है। इसके लिए 3 बैड न्यूज़ निकल के आ गई। लॉकिंग पीरियड खुल गया 21 जनवरी को, प्लस मार्केट में करेक्शन, मतलब वी आर इन बियर मार्केट यहाँ पे लिखा भी है, तो हम मार्केट के करेक्शन फेज में एक तो। और सबसे बड़ी बात, जो डोनाल्ड ट्रम्प जी अभी अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि भाई जो अमेरिका में इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट है उसको हम कैंसिल करेंगे। कैंसिल नहीं किया है अभी तक, पॉलिसी नहीं बनी है, पर उन्होंने बोला है कि हम इसको कैंसिल करेंगे, इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट। तो बहुत लोगों का सवाल रहेगा कि ये तो अमेरिका में है इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट, ये भारत के वारी पे क्यों फ़र्क पड़ रहा है? ठीक है, अभी देखो ये जो एक्ट है ना, इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट, ये एक्ट से क्या बेनिफिट होता था लोगों को, पहले वो समझो। ये एक्ट से लोगों को मेडिसिन में छूट, मतलब मेडिसिन का भाव कम होना, प्लस जो ग्रीन एनर्जी, जो क्लीन एनर्जी, मतलब जो ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में जो काम कर रहे उनको छूट मिलता था।
मटेरियल्स की बात करूँ, मैन्युफैक्चरिंग की बात करूँ, तो इसमें उनको छूट मिलता था। और प्लस वहाँ पे जो लोग रहते थे उनको, मेरे को परफेक्ट अमाउंट नहीं याद, आप जाके गूगल कर लेना, उनको भी छूट मिलता था इस एक्ट के तहत, ठीक है, कि तुम अगर सोलार लगाओगे तो इतनी छूट मिल जाएगी, 30%, 20%, जो भी अमाउंट रहे, ठीक है, पर अच्छा खासा अमाउंट था। तो ये एक्ट के वजह से क्या हुआ, एक तो छूट मिलता था सोलार पैनल लगाने पे, पर जो डोनाल्ड ट्रम्प जी आए और बोले कि जो इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट है उसको हम ख़त्म करेंगे, ठीक है। और अभी तक इसके ऊपर रूल आया नहीं है, और पर ये टेम्प्रोरी है ये सारी बातें, ठीक है, मतलब ये टेम्प्रोरी वो लगाएंगे एक थप्पा कि टेम्प्रोरी नहीं मिले। मैं आगे आपको दिखाऊंगा, अभी आराम से देखना, ठीक है। और इससे क्या होगा, इससे यही होगा, क्योंकि वारी पे क्यों इफेक्ट पड़ेगा इन सारे रूल से, क्योंकि वारी का जो अराउंड है, देखो यहाँ पे आपको स्क्रीन पर भी दिखता रहेगा, खुला रहेगा, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि कहाँ गया वारी, यहाँ पे एक सेकेंड, मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये देखो, हाँ, वारी का जो 50% 57% सेल्स है वो एक्सपोर्ट से आता था, ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन पर दिखता रहेगा। और इस 57% में से मतलब यूएस में लार्जेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर, यहाँ पे देख लो, यूएस इज देयर लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट अकाउंटिंग ऑफ 57% ऑफ एक्सपोर्ट सेल। मतलब इस 57% जो सेल्स करते ना बाहर की देश में से, उसमें से सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर वाला कंट्री कौन है, यूएस। और यूएस में ही ये रूल्स एंड रेगुलेशन लगने वाले हैं, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। अभी तक लगाया नहीं है, पर बहुत लोग डर गए हैं। एचएनआई कैटेगरी के लोग भी मेरे ख्याल से वो स्मार्ट रहते हैं, एचएनआई कैटेगरी के लोग, क्योंकि उनके पास 5-5, 10-10 लाख रुपए के शेयर पड़े रहते, वो बड़े लोग रहते, ठीक है। तो वो इन सारी चीज़ों पे नज़र रखते हैं। तो क्या पता उनको लगा हो कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ये जो टेम्प्रोरी लगा है, क्या पता आगे रूल और कड़क बना दे, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी को जो छूट मिलती थी वो छूट मिलना बंद हो जाए, तो वहाँ के लोग कम यूज़ करेंगे, मटेरियल कॉस्ट पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सारी बातें, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ कि IRA फंड हॉल्ट बाय यूएस नेगेटिव फॉर सोलार एक्सपोर्टर। देख लिए, यहाँ पे IRA फंड वॉज लाइकली टू डिसबर्स 300 बिलियन बट हॉल्ट, ये टेम्प्रोरी हॉल्ट है, ये भी ध्यान देना, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है वाइल दिस हॉल्ट इज टेम्प्रोरी, ठीक है। तो जो 300 बिलियन डॉलर का डिसबर्स अमाउंट था, जो फंड इनको मिलता था क्लीन एनर्जी के सेक्टर में, वो होल्ड कर दिया गया टेम्प्रोरी, ठीक है, ये बात भी ध्यान देना, टेम्प्रोरी है। तो मेरे ख्याल से अभी तो कुछ इतना बड़ा दिक्कत नहीं दिखाई दे रहा अमेरिका के बाजार से वारी को, क्योंकि ये टेम्प्रोरी इन्होंने कुछ ब्लॉक किया है, और ये कुछ इन्होंने अभी रूल्स बनाया नहीं है, कानून बनाया नहीं है। मतलब ये ऐसी बात हो गई कि जो इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट है इसको रोकने की ऐसी एक बात हो गई, जिसे मान लो कि मैं बोल रहा हूँ, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बोल दिया कि रेलवे बनेगा 1000 किलोमीटर का, ठीक है, एग्जांपल के लिए मान लो मैंने बोल दिया दिल्ली से लेके राजस्थान तक रेलवे बनेगा, ठीक है, 1000 किलोमीटर का, पर ये मैंने अनाउंसमेंट किया है। तो कभी कभी क्या होता है ना, अनाउंसमेंट के चक्कर में बहुत सारे जो रेलवे के स्टॉक है वो भागने लगते हैं अनाउंसमेंट की वजह से। अब प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होगा, पैसा अलोकेटेड होगा, अलोकेशन होगा, पैसा निकलेगा, बजट में बात उठेगी, सरकार भी वो उस समय तक रहनी चाहिए, क्या पता नेक्स्ट सरकार आ जाए, पॉलिसी चेंज हो जाए, तो ठीक है। तो कुछ इसी तरह ये भी है इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट, ठीक है। तो टेम्प्रोरी हॉल्ट भी कर दिया है, जिसके वजह से बहुत लोग डर चुके, ठीक है। तो ये एक बात निकल के आ रही है, जिसके वजह से 3 नेगेटिव बात वारी के लिए निकल के आ गई। एक तो भाई लॉकिंग पीरियड खुल गया, उसी टाइम पे ये न्यूज़ आना, वैसे तो पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था, पर उसी टाइम पे ये न्यूज़ भी आना कि भाई जो ये देखो आपके सामने जो न्यूज़ देख रहे हो कि जो डिसबर्स अमाउंट है 300 बिलियन डॉलर का, ये टेम्प्रोरी हॉल्ट कर दिया, ठीक है। इससे क्या होगा, मटेरियल कॉस्ट वगैरह बढ़ेगा। एक्सपोर्ट जो करता है सोलार पैनल, सोलार सेल अमेरिका में, उनको कंपनियों को दिक्कत होगी भाई, मटेरियल कॉस्ट बढ़ेगा। जो छूट मिलती थी, छूट नहीं मिलेगा तो दिक्कत होगा, और छूट नहीं मिलेगी तो लोग सोलार सेल भी कम लगाएंगे, ठीक है, ये दिक्कत होगा। और प्लस मार्केट भी करेक्शन मूड में, तो तीनों मार बेचारे को झेलना पड़ा बहुत बुरी तरह। पर इन तीनों में से सीरियस आप बोलोगे कि सबसे बेकार इसके लिए कौन सा मार था, एक लॉकिंग पीरियड का और दूसरा बियर मार्केट का, बस मैं ये एक बोलूँगा आपको। और यहाँ पे अटक गए क्या भाई फ़ोन, अच्छा ये क्रोम चालू है, ठीक है। तो ये इसका एक बैड न्यूज़ निकल के आ जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे देख सकते हो। और हाँ,
मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि वारी का जो अमेरिका में 1.6 गीगावाट कैपेसिटी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो भी वहाँ पे कमर्शियल चालू हो चुका है, अच्छी बात है। और ये अपने आप को वहाँ पे मतलब 1.6 गीगावाट से लेके 6 गीगावाट तक अपनी कैपेसिटी बढ़ाने वाले। यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ट्रायल प्रोडक्शन 1.6 गीगावाट सोलार मॉड्यूल लाइन इज यूनिट सिचुएट एट ब्रोक्सायर इन द स्टेट ऑफ टेक्सास यूएसए। मतलब इन्होंने अपना पैर जमा लिया यूएसए में भी, तो वहाँ पे 1.6 गीगावाट का जो सोलार मॉड्यूल लाइन प्रोडक्शन है वो लगभग चालू हो चुका है, ठीक है। और ये आने वाले समय में बोल रहे हैं कि वारी विल इन्वेस्ट $1 बिलियन साइट ओवर नेक्स्ट 4 ईयर, अपनी कैपेसिटी इंटाइल 3 गीगावाट ईयर बाय एंड। तो यहाँ पे और अपनी मतलब कैपेसिटी टोटल में बोलूँ अमेरिका में ये प्रोडक्शन की कितनी करने वाली है, 5 गीगावाट के आसपास, जिसमें ये खर्चा करेंगे $1 बिलियन के आसपास, ठीक है। 2027 तक 1500 जॉब क्रिएट होंगे, ये भी देख सकते हो, तो ये अच्छी भी बात है। यहाँ पे मैं देखो बता भी देता हूँ कि सेल किसने किया है, माल उठाया किसने। डीआईज में अगर जाऊँ तो एफआईज तो बेचे हैं, ठीक है, एफआईज बेचे, पर डीआईज की बात करूँ तो जो बैंक देखो यहाँ पे कहाँ गया डीआईज में, यहाँ पे ये देखो जो ये बैंक्स वाले हैं, बैंक ने अपने शेयर्स बेचे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो बैंक्स लिख के दिखाएगा, तो बैंकर्स ने अपने शेयर्स बेचे हैं। पर यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि जो अदर से बड़े इंस्टीट्यूट उन्होंने बाय किए हैं और म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पे बाय किया है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 1.18% थी, जो कि बढ़ के अभी 1.44 हो गया। और बैंक वाले की जो बैंकर्स है उनकी होल्डिंग 0.66 से घट के मतलब ज़ीरो ही हो गई पूरी, ठीक है। और उसके बाद ये क्या हो गया, उसके बाद फिर अदर्स ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई। अदर्स में होंगे छोटे मोटे इंस्टीट्यूशनल लोग, ठीक है। तो इसमें यही सारी बातें हैं, और भी कुछ है तो मैं बता देता हूँ, फिर ओवरऑल भी स्टॉक के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। ये है, ठीक है, और कुछ नहीं है। और वही एक्सपोर्ट वाला आपको दिखा दिया कि कहाँ से इसको सबसे ज़्यादा वो आता है, ठीक है। ये है और बस, ठीक है, हाँ, तो बस ओवरऑल यही है और बाकी कुछ नहीं है। तो स्टॉक का प्राइस गिरने का रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि भाई तीनों तरफ से बेचारे को मार झेलनी पड़ी, जिसकी वजह से स्टॉक का प्राइस बुरी तरह गिर चुका। आप देखो बहुत लोग ये सवाल रहेंगे, ठीक है ना, हो गया ना, पर हम क्या करें, हमने 2800 में लिया है, 2700 में लिया है, ठीक है। देखो मेरे को नहीं पता आपने कितने में क्या लिया है, आपकी थिंकिंग क्या है इस स्टॉक को लेके, आप बिज़नेस को कितना समझ रहे हो, चीज़ों को कितना समझ रहे हो, मुझे उतना नहीं नॉलेज। मैं अपने नज़रिए के हिसाब से बता सकता हूँ, ठीक है। सबकी रिस्क लेने की थिंकिंग और शक्ति अलग रहती है, ठीक है। कोई 5 साल के लिए होल्ड करता है तो अनस्टॉल कर देता है डीमेट अकाउंट, बोलता है भाई जितना बढ़ेगा बढ़ने दो 5 साल में, मैं बीच में नहीं खोल के देखूँगा। अब कोई रहता है जो डेली देखता है, अब डेली कुछ ना कुछ अप एंड डाउन होगा तो भाई टेंशन तो होगी, ठीक है, जब डेली देखेंगे। तो सबका सिचुएशन कंडीशन अलग है। तो मैं एक ओवरऑल आपको बता देता हूँ, अगर इस गिरते मार्केट में, बियर मार्केट में, अगर हम अच्छे स्टॉक को बेच रहे, देखा जाए अच्छा ही स्टॉक है भाई, इसके ऊपर कोई लीडर ही नहीं है मैन्युफैक्चरिंग में। अगर मैं बताऊं सोलार पैनल में, ठीक है, इसके ऊपर कोई नहीं है। तो अगर हम इस गिरते और बियर मार्केट में जब हम किसी स्टॉक को बेचते तो वो एक गलत थिंकिंग रहती है, ठीक है। गलत थिंकिंग क्यों रहती है? क्योंकि देखो मार्केट गिर रहा है, मार्केट है बियर मार्केट, डाउन ट्रेंड चल रहा है। डाउन ट्रेंड में तो अच्छे स्टॉक 40% गिरे, ठीक है, अच्छे स्टॉक 40% गिरे। और ओवरऑल मैं अगर इसका हिस्ट्री भी बताऊँ तो मैंने इसको 2200-2300 पे कवर किया था, फिर 3300-3500 गया, वहाँ पे मना किया, फिर 2700 पे मैंने बोला कि अच्छा दिखाई दे रहा है, पर वहाँ से फिर लॉकिंग पीरियड खुला, बैड न्यूज़ आ गए, तो फिर बेचारे स्टॉक नहीं सह पाया, नीचे आ गया, ठीक है, ये बात हो गई। तो मेरे ख्याल से डाउन ट्रेंड में बिल्कुल भी बेचने के लिए नहीं सोचना चाहिए। बेचने के लिए मेरे ख्याल से, मेरी एक पर्सनल व्यू है, इसमें देखो मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि एक जब मार्केट नया ऑल टाइम हाई टच करता है वापस, जो निफ्टी का है 26,000 जो भी 200-150, ठीक है, निफ्टी वो रिटर्न जब टच करता है, और इस टच करने के पीरियड में जब ये स्टॉक नहीं चले तो आप इसको फिर बुरा बोलो, फिर आप थिंकिंग करो, ठीक है। क्योंकि डाउन ट्रेंड में सब गिरे, जब अप ट्रेंड में मार्केट रहेगा, जब मार्केट एक नया हाई लगाएगा और अप ट्रेंड में नहीं चले तो फिर बोल सकते खराब है। फिर उस टाइम पे असली स्टॉक का वो होता है अच्छाई की खराब है, ठीक है। उस टाइम पे गिरते मार्केट में तो सब गिरते,
पर बढ़ते मार्केट में कौन बढ़ रहा है वो सबसे बड़ी बात रहती है। तो एक बार इसको टेस्ट करो बढ़ते मार्केट में। अभी आप टेस्ट कर रहे हो उसको गिरते मार्केट में, ठीक है। बढ़ते मार्केट में आपने टेस्ट किया, जिसकी वजह से आपने इन्वेस्ट किया। जब स्टॉक का प्राइस 2300 से 2700, 2700 से 3300 गया, आपने देखा कि बढ़ते मार्केट में ये बढ़ रहा है, तो आपने उसको टेस्ट करके आप इन्वेस्ट करने के लिए सोचे रहेंगे ऑफकोर्स, ठीक है। टारगेट लेके चलते रहेंगे यही कि चलो मार्केट बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, तो अब मार्केट गिर रहा है तो ये भी गिर रहा है। तो इसको आप एक बार टेस्ट करो बढ़ते मार्केट में। बढ़ते मार्केट में ना बढ़े तो फिर आप डिसीजन ले सकते हो जो आपकी मर्जी है, पर मेरे ख्याल से इस डाउन ट्रेंड में बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। और इसको मैं अपडेट करते रहूँगा। 2000 के लेवल भी मैंने ध्यान में रखा है। बहुत लोग बोल रहे कि 2000 का लेवल इसका एक अच्छा बाइंग जोन है, इसको भी मैं ध्यान रख रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे आता है तो भी मैं अपडेट कर दूँगा। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे भी मैं अपडेट करता हूँ। शॉर्ट टर्म में कुछ भी दिक्कत हो फटाफट अगर मैसेज डालना वहाँ पे डालता हूँ, वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। कोई उतना दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये था एक ओवरऑल वारी के ऊपर। कुछ भी पूछना हो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पे मेरे को मैसेज करो, वहाँ पे हम आराम से आपको समझ गए ना बात को, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। जो भी बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई। बाकी मेरे इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं है, इस बात का ध्यान देना। जो भी बातें बताई ये सारी मेरे पर्सनल व्यू है, ठीक है, इस बात को ध्यान देना। बाकी मेरे इस वीडियो में किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं है, इस बात का आप बहुत बहुत ध्यान देना।